नमस्कार साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे आहट सभ्यता के बारे में। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में इसका नाम है और इस सभ्यता से जुड़े सारे तथ्य हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले बात करें इसके लोकेशन की, तो आहट सभ्यता जो है इसकी लोकेशन है उदयपुर जिले में। उदयपुर कहाँ पड़ता है? ये वाला जीरा है सिरोही और सिरोही से सटा हुआ है उदयपुर। ये है उदयपुर जिला। उदयपुर से कौन कौन से जिले सटे हुए हैं वो देखते हैं। यहाँ पर ये डूंगरपुर है, ये है डूंगरपुर, ये वाला है बांसवाड़ा और ये जो जिला है यह है प्रतापगढ़। तो ये जो एरिया है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इसको वांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो भील जनजाति का मेला लगता है डूंगरपुर में, उसे वांगड़ का कुंभ भी कहते हैं। तो ये जानकारी अलग चीज है, पर सिरोही और डूंगरपुर उदयपुर से सटे हुए हैं। उदयपुर के और इधर देखें तो ये है, आ जाता है चित्तौड़, ये चित्तौड़ है और यहाँ पे ये राजसमंद है, ये वाला जो एरिया राजसमंद का है। ठीक है, इधर ये पाली आ जाता है। पर अपन आहट सभ्यता के बारे में देख रहे हैं, तो आहट सभ्यता जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो है उदयपुर में। ठीक है, तो उदयपुर में आहट सभ्यता है, आहट सभ्यता। ठीक है, आहट सभ्यता उदयपुर में है तथा ये किस नदी के किनारे है? तो इसकी जो नदी है जिसके किनारे सभ्यता बसी हुई है वो है आयड़ नदी। आयड़ नदी या फिर बेड़च नदी, जो किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है, इसलिए इसको बनास नदी के किनारे भी माना जाता है। ठीक है, तो ये आयड़ नदी, आहट सभ्यता आयड़ नदी के किनारे पर बसी हुई है, या फिर बेड़च नदी या फिर बनास नदी। बेड़च नदी बनास नदी की जो है इसमें आकर ये मिलती है, इसकी ये सहायक नदी है। अब आहट सभ्यता के बारे में और जानकारी क्या कहती है कि यहाँ पे देखो कि उदयपुर में तो ये जगह है, तो आहट सभ्यता उदयपुर की सभ्यता हो गई। आयड़ नदी और बेड़च नदी और बनास नदी के किनारे ये बसी हुई है। हमें पता है कि कोई भी सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे बसी होती है, क्योंकि जो पानी है वो संपूर्ण जरूरतों को पूरा करता है जो हमारे दैनिक जीवन में जरूरी होती है। उसके आगे बात करें तो इसके उपनामों की बात करते हैं। तो आहट सभ्यता के उपनाम है बनास संस्कृति या फिर आयड़ संस्कृति। ये दो इसके उपनाम हैं। इसको बनास संस्कृति या आयड़ या फिर आहड़ संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और ये उपनाम इसको किसने दिए थे? ये नाम दिए थे इनको धीरज लाल सांकलिया। धीरज लाल सांकलिया, DL सांकलिया। तो धीरज लाल सांकलिया ने इसको संस्कृति को बनास संस्कृति या आयड़ संस्कृति के उपनाम दिए। इसका एक और उपनाम है जो काफी महत्वपूर्ण है, मर्तकों के टीलों की सभ्यता। मर्तकों के टीलों की सभ्यता भी इसको कहा जाता है। तो ये तो उपनाम की बात हो गई है। प्राचीन नाम इसके देखें तो इसके प्राचीन नाम है ताम्रवर्ती नगरी या फिर आघाटपुर। ताम्रवर्ती नगरी या फिर आघाटपुर। ताम्रवर्ती नगरी इसलिए इसको यहाँ पे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे तांबे से बनी वस्तुएं बहुत ज्यादा मिली है और तांबा गलाने की भट्टी भी यहाँ से मिली। तांबा गलाने की भट्टी मिली है, तांबे के कुल्हाड़े मिले हैं, बहुत सारे औजार मिले हैं। तो इस वजह से इस सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है। तो ये इसके विशेषताएं थी कि उदयपुर जिले में है
और आहड़ नदी, बेडस नदी और बनास नदी के किनारे स्थापित है। उपनाम की बात करें तो इसको बनास संस्कृति या फिर आयड़ संस्कृति कहते हैं, जो उपनाम हमें धीरज लाल साकलिया ने दिया। प्राचीन नाम की बात करें तो ताम्रवर्ती नगरी या फिर आगाटपुर। उसके साथ ही किस तरह की सभ्यता, यह है एक ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता, जो कालीबंगा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता इसको इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ के जो मकान हैं उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। कच्ची ईंटों का प्रयोग होता है, इसलिए इसको ग्रामीण संस्कृति कहा जाता है। इसके उत्खननकर्ताओं की बात करें तो इसको जो उत्खनन कराने वाले जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम उत्खनन कराया आहड़ का, वो करवाया था 1953 ईस्वी में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने सर्वप्रथम इसका उत्खनन करवाया। कब करवाया? 1953 ईस्वी में। दूसरे उत्खनन करता है रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल या फिर R.C. अग्रवाल, जिन्होंने इसका व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया 1954 इसमें। व्यापक स्तर पर उत्खनन कराने का मतलब इन्होंने यहाँ पे सर्वप्रथम उत्खनन करवाया और सबसे ज़्यादा जो प्रमाण मिले वो इन्हीं के उत्खनन से मिले। ठीक है, इन्होंने एक जगह का निर्माण जो है उत्खनन कराया, वो थी धूलकोट। धूलकोट, धूलकोट एक स्थानीय टीला था वहाँ पे आहड़ में, स्थानीय टीला। इसका जो उत्खनन हुआ, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण कहाँ पे मिलते हैं कि धूलकोट नामक स्थानीय टीले से, जिसका उत्खनन किसने करवाया? रतन चंद्र अग्रवाल ने। तो धूलकोट का उत्खनन करवाने का श्रेय रतन चंद्र अग्रवाल को जाता है। और भी उत्खनन करता हुए जिनको भारत सरकार ने यहाँ पे भारत सरकार की अनुमति से जिन्होंने उत्खनन किया, वह है VN मिश्रा और धीरज लाल सांकलिया। VN मिश्रा और धीरज लाल सांकलिया ने 1961-62 में इसका उत्खनन करवाया। ठीक है, राजस्थान सरकार की तरफ से भी उत्खनन करता हुआ जैसे विजय कुमार है, विजय कुमार, और इनके साथ थे डॉक्टर PC चक्रवर्ती। विजय कुमार और डॉक्टर PC चक्रवर्ती, इनको राजस्थान सरकार ने नियुक्त किया था। राजस्थान सरकार ने नियुक्त किया। तो यहाँ पे उत्खनन 4 क्रमों में हुआ। पहला उत्खनन पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, जो पहले उत्खनन करता है के माने जाते हैं। उसके बाद व्यापक उत्खनन जो करवाया 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल ने, और उसके बाद 1961-62 में भारत सरकार की अनुमति से उत्खनन करवाने वाले थे VN मिश्रा और धीरज लाल सांकलिया। धीरज लाल सांकलिया ने इस संस्कृति को बनास संस्कृति का उपनाम दिया है। वहीं विजय कुमार और डॉक्टर PC चक्रवर्ती ने इसका उत्खनन करवाया, किसकी अनुमति से? राजस्थान सरकार की अनुमति से। तो ये इसके महत्वपूर्ण उत्खनन करता थे आयड़ सभ्यता। और धूलकोट क्या है? धूलकोट एक वहाँ पे स्थानीय टीला है जिसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में करवाया, और जहाँ पे सबसे ज्यादा हमको प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन हुआ 3 स्तरों में हुआ, 3 चरणों में यहाँ पर उत्खनन करवाया। वैसे 8 स्तर थे, पर 8 को जो समान अवशेष प्राप्त हुए उनके आधार पर 3 चरणों में बांट दिया। पहला चरण क्या था? स्फटिक पत्थरों के प्रयोग और औजारों और उपकरणों के आधार पर। स्फटिक पत्थरों के आधार पर पहला स्तर था, पहला चरण था। दूसरे चरण की बात करें तो जो तांबा, कांसा और लोहे के उपकरण थे उनके आधार पर, और तीसरा जो है चरण वो मृत भांडों से प्राप्त सामग्री के आधार पर। तो पहला तो क्या हो गया? स्फटिक पत्थरों के आधार पर। दूसरा हो गया तांबा, कांसा और लोहे के उपकरणों के आधार पर।
और तीसरा जो हो गया मृत भांड या फिर मिट्टी वो काले मुलायम पत्थरों से भवनों के निर्माण के आधार पर। तो ये इस तरह से इसको 3 चरणों में बांटा गया। ठीक है, पहला तो पत्थर है, दूसरा धातु है और तीसरा क्या है, मिट्टी। अगली और बात करें तो यहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं थे उनसे हमको क्या क्या प्राप्त चलता है, क्या क्या पता चलता है। तो आहड़ सभ्यता से प्राप्त वस्तुओं में बात करें तो ये तो हमें पता है कि ग्रामीण संस्कृति है। ग्रामीण संस्कृति क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, एक मकान में औसतन 2 से 3 चूल्हे मिले, 2 से 3 चूल्हे मिले। इससे यहाँ पे ये प्रमाण लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो एक मकान में 2 से 3 परिवार रहते थे, मतलब एक संयुक्त परिवार की यहाँ पे साक्ष्य मिले। संयुक्त परिवार क्यों कह सकते हैं, क्योंकि मकानों में 2 से 3 चूल्हे एक ही मकान में मिलने के प्रमाण है। और इसमें भी क्या महत्वपूर्ण है कि जो मकान है उसमें अंदर भी चूल्हा है और बाहर आंगन में भी चूल्हा है। ठीक है, एक मकान में 6 चूल्हे मिले हैं, जिसमें से एक चूल्हे पर मानव हथेली की छाप है एक चूल्हे पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आहड़ सभ्यता में लाल और काले मृतभांड वाली संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। मतलब आहड़ में लाल और काले रंग के जो मृतभांड है वो प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे 4 विशेषताएं हमने देखी। ग्रामीण सभ्यता है, एक मकान में औसतन 2 से 3 चूल्हे प्राप्त हुए, और एक मकान तो ऐसा था जिसमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए, जिसमें से एक पर मानव हथेली की छाप है। लाल और काले रंग के मृतभांड यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अब बड़े मृतभांड भी यहाँ पे मिले हैं, जिनको स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे कहा जाता है। गोरे और कोठे का मतलब क्या होता है कि ये अनाज भरने का मृतभांड होता है, इसमें अनाज भरा जाता है, क्योंकि पूरे साल का अनाज इसमें भर देते हैं ताकि वो पूरे साल सुरक्षित रहे। तो आहड़ के उत्खनन के दौरान अनाज रखने के मृतभांड मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे कहा जाता है। और भी बात करें तो आहड़ के उत्खनन से मरण मूर्तियां मिली है। मरण मूर्तियां क्या होती है, मिट्टी को पका के जो मूर्तियां बनाई जाती है उसे मरण मूर्तियां कहते हैं। तो 4 मानव की यहाँ पे मरण मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं। आहड़ सभ्यता से नारी की खंडित मरण मूर्ति मिली है। नारी की खंडित मरण मूर्ति मिली है जो कमर के नीचे लहंगा धारण किए हुए है। अगला बिंदु, आहड़ की मरण मूर्तियों में हाथी, घोड़े और बैलगाड़ी की पहियों की मरण मूर्तियां भी प्राप्त हुई। ठीक है, आहड़ से मिली बेलों की मरण मूर्तियों को बनासियन बुल्स टेराकोटा की संज्ञा दी जाती है। यहाँ से जो भी बेलों की मरण मूर्तियां प्राप्त हुई है उनको बनासियन बुल्स टेराकोटा की संज्ञा दी जाती है। और क्या चीजें यहाँ से प्राप्त हुई, यहाँ से 6 प्रकार की तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई। 6 प्रकार की तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है और 3 मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई है। अगर यहाँ से इन मुद्राओं की बात करें तो 6 मुद्राओं में एक जो मुद्रा है, उस एक मुद्रा के अगर अपन दोनों पटों को देखें, मान लो एक मुद्रा का एक पट ये है, दूसरा पट ये है, तो एक पट पे तो त्रिशूल बना हुआ है और एक पट पर अपोलो का चित्र है। अपोलो एक यूनान के देवता हैं, यूनान के देवता। ठीक है, तो इनके हाथ में तीर है और पीछे तरकस है। तो यहां से जो एक मुद्रा प्राप्त हुई, उस मुद्रा पे एक तरफ त्रिशूल बना हुआ है और दूसरी तरफ अपोलो जो यूनान के देवता है उनका चित्र है। और जो इसकी बाउंड्री है सिक्के की,
इस पे यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ है, यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से प्राप्त मुद्राओं की विशेषता है। तो 6 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई, जिनमें से एक मुद्रा इस तरह की है और 3 मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई। एक मुद्रा पर त्रिशूल गुदा हुआ है, जिसकी दूसरी तरफ यूनानी शासक अपोलो के हाथ में तीर और तरकश है। मुद्रा के किनारों पर यूनानी भाषा में लेख है। ठीक है, यहाँ से और क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से प्राप्त हुई चीजों में एक बिना हत्थे का जल पात्र भी है, बिना हत्थे का जल पात्र, जिसकी आकृति किस प्रकार की है? बिना हत्थे का होगा तो किस तरह का होगा? इस तरह का। तो इस पे जो हैंडल होता है वो पकड़ने का नहीं है। और इस तरह के जल पात्र ईरान और बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं, ईरान और बलूचिस्तान। तो ईरान और बलूचिस्तान से प्राप्त होने के कारण इसे कहा जाता है कि यहाँ के जो लोगों का संबंध है, जो आहड़ सभ्यता, आहड़ निवासियों का संबंध, आहड़ निवासियों का संबंध ईरान व बलूचिस्तान से था। क्यों माना जाता है वहां से संबंध? क्योंकि यहाँ पर भी बिना हत्थे का, जो आहड़ सभ्यता है यहाँ पर भी बिना हत्थे का जलपात्र मिला है और ईरान और बलूचिस्तान में भी इसी तरह के जलपात्र मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भाई यहाँ के लोगों का वहाँ के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध हो सकता है। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण है। आहड़ संस्कृति के निवासी ताम्र उपकरणों का निर्माण करना जानते थे। यहाँ पर तांबे की 40 खदानें मिली है, जहां वर्तमान में भी खुदाई कर तांबा निकाला जाता है। ठीक है, आरसी अग्रवाल ने आहड़ से 12 किलोमीटर दूर मतून और उमरा नामक स्थानों पर ताम्र शोधन के साक्ष्य प्राप्त किए। तो इस सभ्यता को हमने ताम्रवर्ती नगरी भी कहा है, एक उपनाम इसका ताम्रवर्ती नगरी भी है। एक उपनाम क्या है? ताम्रवर्ती नगरी। ताम्रवर्ती नगरी इसी भी यहाँ पे कहा है क्योंकि यहाँ पे तांबे के मुख्य जो सामग्रियां प्राप्त हुई है। ताम्र उपकरणों का निर्माण करना जानते थे, 40 खदानें प्राप्त हुई। ठीक है, और आरसी अग्रवाल के अनुसार आरसी अग्रवाल ने जब यहाँ पे उत्खनन किया तो इससे 12 किलोमीटर दूर 2 स्थान है, मतून और उमरा। इन दोनों स्थानों पर ताम्र शोधन के साक्ष्य मिले हैं कि तांबे का शोधन यहाँ पे होता था। और आहड़ से तांबा गलाने की भट्टी भी प्राप्त हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। तांबा गलाने की भट्टी कहाँ से प्राप्त हुई है? आहड़ सभ्यता से। आहड़ में और बात करें तो आहड़ से अवतल चक्की और आटा पीसने की चक्की भी हमको मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिट्टी के यहाँ से दीपक प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के दीपक प्राप्त हुए हैं जिनका प्रयोग धार्मिक दृष्टिकोण से पूजा करना या रोशनी करना था। ठीक है, दीपक का काम क्या होगा? दीपक का 2 ही काम हो सकता है, या तो इसको रात को जला देते हैं ताकि अंधेरा मिट जाए। ठीक है, तो उसका काम हो गया, एक तो रोशनी करना, दूसरा पूजा के पर्पज से भी इसको यूज किया जा सकता है। रंगाई और छपाई के ठप्पे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। माप तोल के बाट मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे व्यापार के बारे में ये लोग जानते थे। मर्तकों के साथ आभूषण भी यहाँ पे दफनाए गए हुए मिले, मर्तकों के साथ आभूषण भी दफनाए हुए मिले हैं। और यहाँ के अगर मकानों को देखें तो मकानों की जो आकृति है, मकानों की जो आकृति है वो क्या है? आयताकार। आयताकार मकान यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ये आहड़ सभ्यता के बारे में कुछ तथ्य थे। जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो क्या है कि ये ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जानते हैं। ताम्रवर्ती नगरी, तांबे गलाने की भट्टी यहाँ से मिली है। ठीक है, जो एक मुद्रा मिली है उस पे अपोलो का चित्र है, अपोलो का चित्र है। बिना हत्थे का जलपात्र, बिना हत्थे का जलपात्र यहाँ से मिला है।
ठीक है। ग्रामीण सभ्यता कहते हैं क्योंकि कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और भी अगर बात करें तो यहाँ पे जो टेराकोटा प्राप्त हुआ, उस टेराकोटा में बेलों की मरण मूर्तियों को बनाशियन बुल की संज्ञा दी गई। तो ये इस आहड़ सभ्यता से रिलेटेड फैक्ट थे जो हमने इस वीडियो में देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।